अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। सीपीसी की सेक्शन वाइज सीरीज़ के अंदर आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर 1, पहला ऑर्डर, और इसके तमाम रूल्स को डिटेल से कंप्रीहेंसिवली डिस्कस करेंगे, जो कि जुडिशल पॉइंट ऑफ व्यू से, एलएलबी एग्जाम से और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी खासी अहमियत का हामिल है। और मोस्टली इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, वो चाहे एलएलबी का एग्ज़ाम हो, जुडिशरी का एग्ज़ाम हो, या कोई भी एडीपीपी का, डीडीपीपी का एग्ज़ाम हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी दावे को शुरुआत करने के जो इसेंशियल्स होते हैं उनको इसके अंदर ब्रीफली बताया गया है। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें ताकि फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहें। मेरी छोटी सी फीस है, उसको ज़रूर फुलफिल कर दिया करें। मेरी फीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट, कम से कम 10 रुपये डोनेट कर दें। सेकंड, 2 लोगों की हेल्प। थर्ड, मेरे और अपने पेरेंट्स के लिए दुआ। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। ऑर्डर 1, रूल 1। बेसिकली ऑर्डर 1 डील करता है पार्टीज ऑफ सूट से, कि एक दावे में प्लेंटिफ कितने हो सकते हैं, क्या सेम काज ऑफ एक्शन से ज़ायद प्लेंटिफ भी हो सकते हैं, या एक सब्जेक्ट मैटर है उसके अंदर कितने लोग बतौर मदई शामिल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक प्रॉपर्टी का मैटर है, एक प्लॉट है 5 मरले का, वो 5 लोगों के नाम पर है। एक बंदा कहता है कि जी मैंने इसमें से आपको हिस्सा नहीं देना, तो क्या वो 4 इकट्ठे एक दवा फाइल कर सकते हैं, या चारों को अलग अलग अपना हिस्सा लेने के लिए दवा फाइल करना पड़ेगा? और सेम हम इसी सब्जेक्ट मैटर को उल्टा कर दें कि 3 लोग कहते हैं कि जी हमने आपको हिस्सा नहीं देना, तो क्या जो 2 बचते हैं वो तीनों के खिलाफ अलग अलग दावा फाइल करेंगे जिनमें उनको अलग अलग डिफेंडेंट बनाएंगे, या इकट्ठा भी उनको डिफेंडेंट बना सकते हैं? तो बेसिकली ये ज्वाइंडर, मिस ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर दावा जात से डील करता है कि एक दावे को कितने लोग एट अ टाइम ज्वाइन कर सकते हैं, कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो उनकी लायबिलिटीज़ क्या होंगी, लॉ क्या परमिशन उनको करता है। फर्स्ट रूल, हु मे बी ज्वाइन एज अ प्लेंटिफ, कौन बतौर प्लेंटिफ ज्वाइन कर सकता है दावे को? ऑल पर्सन may be joined in one suit as a plaintiff in whom any right to relief, respect of or arising out of the same act or transaction of series of act or transaction is alleged is exist, or transaction is alleged to exist whether jointly, several or in the alternative, where if such person brought separate suit any common question of law or fact would arise। एक से जायद अगर प्लेंटिफ हैं तो उनका जो सब्जेक्ट मैटर है, जो एक्ट है जिसकी वजह से काज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, बनाए दावा की वजह बनी, दावा करने के लिए वो कोर्ट में आए, वो किसी डिफेंडर या डिफेंडेंट्स की तरफ से सेम एक्ट की वजह से हुआ, सेम ट्रांजैक्शन ऑफ सीरीज की वजह से हुआ, यानी कि उनके जितने भी काम थे, एक से जायद काम थे, उनकी वजह से प्लेंटिफ को दावा करना पड़ा। तो इस सूरत में एक से जायद प्लेंटिफ हैं, एक से जायद दावा जात हैं, या एक से जायद डिफेंडेंट्स हैं, तो वो एक प्लेंटिफ में या एक दावे के अंदर ही उनको समो दिया जाएगा, इकट्ठा कर दिया जाएगा। आया अगर एक से जायद प्लेंटिफ, कोई प्लेंटिफ अलग से भी दावा लेकर आता है तो उस दावे को भी ज्वाइन कर दिया जाएगा, ज्वाइंडर कर दिया जाएगा इसी एक दावे के साथ, बशर्ते कि वहां पर जो एक्ट है, ट्रांजैक्शन ऑफ सीरीज है, उसका सेम होना जरूरी है। एग्जाम्पल लेते हैं, ए और बी 2 लोग हैं, इन दोनों के दरमियान में डिस्प्यूट आ जाता है। बी ए को कहता है कि इस प्लॉट को मैंने आपको नहीं देना। अब उस प्लॉट में ए का भी हिस्सा है, बी का भी और सी का भी हिस्सा। बी कहता है जी किसी और प्लॉट में से जाकर हिस्सा ले ले, इस प्लॉट में से मैं आपको हिस्सा नहीं दूंगा, कमर्शियल एरिया है, या बी का दिल बेईमान हो जाता है। अब ए और सी इकट्ठे भी दावा फाइल कर सकते हैं। सेम ऐसे ही सी भी जो दावा फाइल करेगा बी के खिलाफ, वो ए के साथ मर्ज हो जाएगा। लेकिन अगर सी का एक और इशू बी के साथ किसी और प्लॉट पर चल रहा है, किसी और शॉप पर चल रहा है, या ए का किसी और शॉप या किसी और प्लॉट पर बी के साथ इशू चल रहा है, तो इस दौरान जो कोई और सब्जेक्ट मैटर होगा जहां पर किसी और एक्ट या ट्रांजैक्शन ऑफ एक्ट की वजह से काज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, तो वहां पर अलग से दावा करना पड़ेगा, फिर एक दावे में मर्ज नहीं हो सकता। यानी कि सब्जेक्ट मैटर एक होना जरूरी है, डिफेंडेंट और प्लेंटिफ उसके साथ जुड़े हों, ट्रांजैक्शन ऑफ सीरीज और सेम एक्ट हो, मतलब डिफेंडेंट ने ए को भी इनकार किया हो, सी को भी इनकार किया हो, या ए को कुछ ऐसा ज्यादा दे रहा है जो सी को नहीं दे रहा, या सी को कुछ ऐसा ज्यादा दे रहा है जो ए को नहीं दे रहा। मतलब जो राइट उन्होंने लेना है अपना, जो उनका राइट बनता है, जो रिलीफ लेना है ए और सी ने, वो सेम हो और अगेंस्ट सेम पर्सन हो और सेम सब्जेक्ट मैटर, जो प्रॉपर्टी है या जो भी ऐसी चीज है जिसकी वजह से दोनों के अंदर इख्तलाफ आया है, उसका भी सेम होना जरूरी है। रूल 2, पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल। फॉर एग्जाम्पल, ए और सी या डी भी कह ले, 3 लोग मिलकर बी के खिलाफ एक दावा फाइल कर देते हैं। अब जब दावा स्टार्ट होता है
तो ए कहता है कि जी बी से मैंने प्लॉट मांगा, बी मुझे कहता है कि जी आपको यहां पर प्लॉट नहीं दूंगा, आपको मैं किसी और जगह पर प्लॉट दूंगा। सी कहता है जी बी से मैंने प्लॉट मांगा, लेकिन बी मुझे कहता है जी आपको मैं पैसे दूंगा। डी कहता है जी मैंने बी से प्लॉट मांगा, लेकिन बी कहता है जी मैं आपको इस प्लॉट की जगह पर कहीं पर घर है मेरा वो दूंगा। अब यहां पर इम्बेरस क्रिएट हो चुकी है, परेशानी आ गई, उलझन का शिकार हो गए, कोर्ट को समझ नहीं आ रहा कि बेसिकली किसके साथ क्या काज ऑफ एक्शन है। बी कहता है जी मैंने इसको इतने पैसों का बोला था, सी कहता है जी मुझे बी इतने पैसे दे रहा है, लेकिन मैंने इतने नहीं इतने लेने हैं, 1 लाख नहीं लेना 2 लाख लेना है। डी कहता है जी बी ने मुझे प्लॉट की जगह पर घर का बोला था, लेकिन मैंने इस प्लॉट की जगह पर शॉप लेनी है। ए कह रहा है कि जी मैंने इसी प्लॉट में से हिस्सा लेना है। तो सभी का सब्जेक्ट मैटर तो सेम है, लेकिन काज ऑफ एक्शन बनाए दावा डिफरेंट है। वो मान तो रहे हैं लेकिन किसी और ग्राउंड्स पर, किसी और सूरत में, अदरवाइज किसी और सेंस के अंदर तस्लीम कर रहे हैं। कोर्ट को लगता है कि अगर इस दौरान सबको शेयर इक्वल करके दे दिया जाएगा तो मजीद इंबैरसिंग हो जाएगी बाद में। इससे बेहतर है कि जब बाद में ज्यादा इश्यूज क्रिएट हों या बाद में कॉम्प्लिकेशन ज्यादा आ जाए तो अभी सेपरेट ट्रायल कर देते हैं, ए का सेपरेट बी के साथ, सी का बी के साथ सेपरेट, डी का बी के साथ सेपरेट। तो जहां पर काज ऑफ एक्शन डिफरेंट हो, जहां पर बनाए दावा की वजूहात डिफरेंट हो, लेकिन सब्जेक्ट मैटर सेम हो, और अगर वहां पर यह डाउट पैदा हो जाए, यह डर पैदा हो जाए कि या तो इसके अंदर पेचीदगी आ जाएगी, या फिर जो डी है सब्जेक्ट मैटर उसका भी यही है, लेकिन वो रहता है इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, फ्रांस में है, किसी और मुल्क में है, तो उसका यहां पर पहुंचना, उसका यहां पर आना, साथ में प्रोसीड करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जिसकी वजह से खौतर ख्वाह डिले का खतरा है। तो अगर कोर्ट को डिले का अंदेशा हो कि देर हो सकती है किसी एक की वजह से बाकियों को भी, या कोर्ट को इम्बार्स का खतरा हो, उलझने का, कॉम्प्लिकेशन का खतरा हो कि यहां पर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकती है, मामला उलझाव का शिकार हो सकता है, तो वहां पर कोर्ट सेपरेट ट्रायल का हुक्म दे सकती है ऑर्डर 1 रूल 2 के तहत। रूल 3 हु मे ज्वाइन एज अ डिफेंडेंट्स। सेम रूल 1 वाली ही सारी इसके अंदर हेडिंग होगी, मटेरियल भी वही होगा कि अगर एक से ज्यादा डिफेंडेंट है और उनके सेम एक्ट से, सेम ट्रांजैक्शन ऑफ सीरीज से एक से ज्यादा प्लेंटिफ्स को हर्ट पहुंचा है, या उनका रिलीफ डिसमिस हुआ है, या उनको उनकी रेडिसल नहीं मिली। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, कंपनी के 9 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने अपने किसी इंप्लॉय को डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की और जो इंप्लॉयज है उसको उन्होंने जो है वो डिक्लेयर कर दिया कि जी इस क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व था। बाद में पता चला कि वो ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं था। अब जो कि डायरेक्टर्स ने उसके खिलाफ कार्रवाई की है, तो वो इंप्लॉय चाहता है मैं इनके ऊपर सूट फॉर डैमेजेस फाइल करूं या कुछ सिविल दावा इसके अलावा इनके ऊपर फाइल करूं। अब 9 डायरेक्टर्स के सेम एक्ट और सेम ट्रांजैक्शन ऑफ सीरीज की वजह से वो जो इंप्लॉय है, वो जो मुलाजिम है, वो जो कंपनी के अंदर काम करता है, वो हर्ट हुआ, उसको रेडिसल लेनी है। सेम एक्ट था, सेम ट्रांजैक्शन थी, सेम थॉट ऑफ माइंड था 9 के 9 डायरेक्टर्स का। तो अब जो प्लेंटिफ है वो उन 9 के 9 के खिलाफ, उन 9 डायरेक्टर्स के खिलाफ अलग अलग से दावा जात फाइल नहीं करेगा, एक ही दावे के अंदर 9 डायरेक्टर्स को, 9 डिफेंडेंट्स को सुमो देगा, इकट्ठा कर देगा। तो जहां पर एक से ज्यादा डिफेंडेंट्स हो जिनसे आपने रेडिसल लेना हो और आप उनके खिलाफ दावा भी करना चाहते हो, लेकिन आपको लगता है कि मुझे अलग अलग दावा करना चाहिए या सेपरेट या ज्वाइंटली मैं इसको दावे को कर सकता हूं, तो जहां पर एक से ज्यादा डिफेंडर्स होंगे और उनका सेम एक्ट होगा, सेम ट्रांजैक्शन ऑफ सीरीज होगी और सेम उनका ऐसा एक्ट है जिसकी वजह से आपको हर्ट पहुंचा, नुकसान पहुंचा, या आपको काज ऑफ एक्शन क्रिएट हुआ, बनाए दावा करने की वजूहात आपके पास आई, तो आप एक से ज्यादा डिफेंडर्स के अगेंस्ट सेम दावे, सेम सूट के अंदर ही आप 9 डायरेक्टर्स के खिलाफ दावा फाइल कर सकते हो, उनको एज ए डिफेंडेंट्स बना सकते हो। रूल 4 ऑर्डर 1 रूल 4 कोर्ट में गिव जजमेंट फॉर और अगेंस्ट 1 और मोर ऑफ ज्वाइंट पार्टीज, जजमेंट में बी गिवन विदाउट एनी अमेंडमेंट। कोर्ट किसी एक के खिलाफ या एक से ज्यादा पार्टीज के खिलाफ भी जजमेंट दे सकती है। फॉर सच 1 और मोर ऑफ प्लेंटिफ एज मे बी फाउंड टू बी इंटाइटल्ड टू रिलीफ, एक या एक से ज्यादा प्लेंटिफ अगर ये पाए जाए कि वो अहल है रिलीफ लेने के, फॉर सच रिलीफ एज ही और दे मे बी इंटाइटल्ड टू, तो ऐसा रिलीफ उसको या उनको दिया जा सकता है। पहले इसकी वर्डिंग को पढ़ के समझ ले, बाद में एग्जांपल के अंदर आपको समझाता हूं। सेकंड पोर्शन रूल 4 का, अगेंस्ट सच 1 और मोर ऑफ डिफेंडेंट्स एज मे बी फाउंड टू बी लाइबल, एक या एक से ज्यादा डिफेंडेंट अगर अहल पाए जाएं, जिम्मेदार पाए जाएं उस एक्ट के, अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव लाइबिलिटीज, मुताबिक जो उनकी रिस्पेक्टिव लाइबिलिटीज हैं, जिम्मेदारियां थी, उनके मुताबिक अगर वो अहल पाए जाएं कि ये जिम्मेदार थे इस एक्ट के, जो इन्होंने किया है इनसे जानबूझकर हुआ है, या इनको देना चाहिए था ये हक और इन्होंने नहीं दिया, तो कोर्ट किसी एक के अगेंस्ट या सबके अगेंस्ट भी फैसला दे सकती है। अब आते हैं इसकी एग्जांपल पर।
पहले एग्जांपल मैंने आपको दी थी, ए सी डी बी के खिलाफ दावा फाइल करते हैं। अब बी ने सी को भी सेटल कर लिया, डी को भी सेटल कर लिया, ए रह गया। कोर्ट के अंदर एविडेंस आती है, विटनेस आते हैं, कोर्ट ये अज्यूम करती है, कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है, कोर्ट में फाउंड दैट जस्ट ए इज लाइबल फॉर रिलीफ नॉट अ सी एंड डी। कोर्ट समझती है कि सिर्फ ए को रिलीफ दिया जा सकता है, सी और डी को नहीं दिया जा सकता क्योंकि उन्होंने कोई और रिलीफ बी से ले लिया है। तो कोर्ट ए के फेवर में और सी और डी को निकाल देगी उस रिलीफ में से, सिर्फ ए को रिलीफ दे सकते हैं। या फिर कोर्ट अगर समझे कि नहीं तीनों को रिलीफ देना चाहिए तो कोर्ट तीनों की फेवर में भी जजमेंट अनाउंस कर सकती है, एक ही जजमेंट बगैर अमेंडमेंट के। सेम ऐसे ही दूसरी एग्जांपल में हमने देखा कि 9 डायरेक्टर्स हैं, डिफेंडेंट्स हैं, जिनके खिलाफ एक या एक से ज्यादा लोग दावा करते हैं रेड्रिसल का, और कोर्ट आफ्टर एविडेंस ये समझती है कि ये तमाम डायरेक्टर्स या इनमें से कोई 2 डायरेक्टर या कोई एक डायरेक्टर ही लाइबल था जो इसके ऊपर रिस्पेक्टिव लाइबिलिटीज थी उसको फुलफिल करने के लिए, या कोर्ट समझती है कि नहीं तमाम डायरेक्टर्स ही लाइबल थे अपनी जिम्मेदारियों को फुलफिल करने के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं की, ये रिलीफ नहीं दिया जो कि उनको देना चाहिए था। तो कोर्ट किसी एक के या सबके अगेंस्ट भी जजमेंट पास कर सकती है। ऑर्डर 1 रूल 5, डिफेंडेंट नीड नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल द रिलीफ क्लेम। ये जरूरी नहीं कि सभी डिफेंडेंट इंटरेस्टेड हो। फॉर एग्जांपल फैसला ये आ जाता है कि जी फॉर एग्जांपल 9 डायरेक्टर्स हैं, हम उसी की एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा टिपिकल होगा। अब नई एग्जांपल अगर आप नई एग्जांपल लेते हैं तो कंफ्यूजन का शिकार हो जाएंगे। 9 डायरेक्टर्स थे, एक बंदे उनके खिलाफ दावा फाइल कर देगा, जी इसने मुझे जॉब पर नहीं रखा, इसने मेरे खिलाफ ये इंक्वायरी की, इसने ये इंक्वायरी की, इसने ये किया, तो लिहाजा सभी के खिलाफ डैमेजेस फाइल होते हैं। अब उनमें से एक डायरेक्टर जिसने जॉब से उसको निकाला, एक डायरेक्टर जिसने जॉब से उसको निकाला, उस डायरेक्टर ने बाकी 8 डायरेक्टर की जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी, कमीशन था या जो भी उन्होंने प्रोसेस किया, उस बात को कंसीडर करके निकाला। तो वो एक डायरेक्टर ये कह सकता है कि जनाब मैंने जॉब से जो निकाला है मेरे खिलाफ डैमेजेस नहीं बनते। क्यों? क्योंकि मैंने तो इन 8 लोगों की रिपोर्ट के ऊपर अमल करने का पाबंद था, तो लिहाजा वो 8 दे, मैं इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि मैंने तो अकॉर्डिंग लॉ ही काम किया। लॉ मुझे ये कहता है कि अगर ये 8 लोगों की रिपोर्ट मेरे पास आती है तो मैं इसको निकाल सकता हूं, और मैंने वैसा ही किया। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर प्लेंटिफ सबके अगेंस्ट सूट फाइल कर, जहां पर प्लेंटिफ सबके अगेंस्ट दावा फाइल कर दे और कोर्ट अगर वहां पर इशू रिजॉल्व करती है, प्लेंटिफ को रिलीफ ग्रांट करती है अगेंस्ट द डिफेंडर, तो कोर्ट ये भी देखेगी कि ये जो रिलीफ है किस किस के अगेंस्ट जा रहा है और किसने अकॉर्डिंग लॉ काम किया, किसने अपनी जिम्मेदारी को फुलफिल नहीं किया। तो ये जरूरी नहीं कि सभी के अगेंस्ट फैसला है तो सभी उसको देंगे। हो सकता है किसी सिचुएशन के अंदर कुछ डिफेंडर्स के ऊपर वो लाइबिलिटीज इंपोज ना होती हो जो प्लेंटिफ क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि प्लेंटिफ ओवरऑल क्लेम कर रहा है, लेकिन उनकी जो लाइबिलिटीज थी वो इनडायरेक्ट इन अदरवाइज किसी और सेंस के अंदर उनके ऊपर इंपोज हो रही थी। तो ऐसी सूरत में वो जो 9th डायरेक्टर है वो ये कह सकता है कि जनाब मैंने तो 8 की रिपोर्ट के ऊपर अमल करना था, सो मैंने वो किया। रूल 6, ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज लाइबल ऑन सेम कॉन्ट्रैक्ट। जो पार्टीज लाइबल होंगी वो सेम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, फॉर एग्जांपल एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 3 एक तरफ है, 3 दूसरी तरफ है, प्लेंटिफ डिफेंडेड जिसके खिलाफ दावा आ रहा है। तो अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टी सेम है तो वो सेम सूट भी फाइल कर सकती है और चाहे तो अलग अलग दावा भी फाइल कर सकती है। द प्लेंटिफ में एट हिज ऑप्शन, ये उनकी ऑप्शन है, वो चाहे अगर एक कोई ऐसी कॉन्ट्रैक्ट का मामला है, कॉन्ट्रैक्ट का कोई ऐसा फैक्ट है, वहां पर अगर वो चाहे तो सेम दावे के अंदर भी ज्वाइंटर हो सकते हैं और ये चाहे तो अलग अलग दावा भी फाइल कर सकते हैं। ये आमतौर पर बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट या हॉन्डीज के अंदर ये पाया जाता है। रूल 7, व्हेन प्लेंटिफ इज डाउट फ्रॉम हुज रेड्रेस टू बी सॉट। यहां पर प्लेंटिफ डाउटफुल हो कि मैंने जी 9 डायरेक्टर के खिलाफ दावा तो कर दिया, लेकिन मैंने बेसिकली रिलीफ लेना किससे है। व्हेन प्लेंटिफ इज डाउट एज टू द पर्सन फ्रॉम होम ही इज इंटाइटल्ड, किससे वो अहल है ऑब्टेन रिलीफ या ऑब्टेन रेडिसल हासिल करने का। ही में ज्वाइन 2 और मोर डिफेंडेड, वो ज्वाइन करवा सकता है 2 या 2 से ज्यादा डिफेंडेड को, इन ऑर्डर दैट द क्वेश्चन एज टू विच ऑफ डिफेंडेड इज लाइबल, कि ये क्वेश्चन भी अराइज करेगा कि कौन सा डिफेंडेड लाइबल था, एंड टू व्हाट एक्सटेंड, और किसके खिलाफ आगे फर्दर प्रोसीड करना है। मे बी डिटरमाइन एज बिटवीन ऑल पार्टीज, और तमाम पार्टीज के अंदर भी इसको डिटरमाइन किया जा सकता है। यानी कि जो प्लेंटिफ है, एम्प्लॉय है पहले एग्जांपल में, दूसरे एग्जांपल में हमने जो देखा 9 डायरेक्टर्स के खिलाफ करता है, उसको पता नहीं कि सही क्लेम मैंने लेना किससे है, किससे रेडिसल हासिल करनी है, 9 के 9 से, 6 से, 5 से। तो इस सूरत में अगर वो 9 को भी करता है तो साथ में क्वेश्चन भी अराइज करेगा कि मेरा इस चीज को भी डिटरमाइन किया जाए कि मेरा रिलीफ किससे बनता है। तो वहां पर वो सभी डिफेंडर्स को भी वहां पर दावे के अंदर एज ए डिफेंडेंट शामिल कर सकता है, सभी डायरेक्टर्स को। रूल 8, वन पर्सन में सू और डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इन सेम इंटरेस्ट। यानी कि 9 डिफेंडर्स के अगेंस्ट, डायरेक्टर्स के अगेंस्ट दावा आ गया, उनमें से कोई एक डिफेंडर
अपना एक वकील करके भी सभी के बिहाफ पर भी जहां पर इंटरेस्ट सबका सेम है, बेसिकली इंटरेस्ट तो सबका यही है ना कि हमारे ऊपर कंपनसेशन ना आए, हमारे ऊपर जुर्माना ना आए, ये जो इसने रेड्रेसल का दावा किया है ये डिसमिस हो जाए, तो एक डिफेंडेंट भी सबके बिहाफ पर केस को प्रोसीड कर सकता है, और अगर सारे अलग अलग से भी चाहे तो अलग अलग से भी वो इस केस को प्रोसीड कर सकते हैं अपनी बिहाफ पर। रूल 9, मिसजॉइंडर और मिसजॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर। नो सूट शैल बी डिफीटेड बाय रीजन ऑफ दिस। नो सूट शैल बी डिफीटेड, कोई भी सूट ऐसा खत्म तसव्वुर नहीं होगा, ना किया जाएगा, ऑफ द मिसजॉइंडर और नॉन ज्वाइंडर। मिस ज्वाइंडर किसी को ज्वाइन करवाना था, मिस हो गए, नॉन ज्वाइंडर किसी को ज्वाइन करवाना था लेकिन नहीं किया। एंड द कोर्ट में इन एवरी सूट डील विद द मैटर इन कंट्रोवर्सी। कोर्ट हर सूट के अंदर जो मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी है उसके साथ डील करेगी, ये नहीं कहेगी जी उस पार्टी को अब ज्वाइन नहीं करवाया तो लिहाजा उसके खिलाफ केस बनता ही नहीं है। सो फार एज अगेंस्ट द राइट एंड इंटरेस्ट, राइट के अगेंस्ट कौन था, इंटरेस्ट के अगेंस्ट कौन था, ऑफ द पार्टीज एक्चुअली बिफोर इट। दरअसल किस पार्टी का राइट था, किसका नहीं राइट था, किसका इंटरेस्ट था, किसका नहीं इंटरेस्ट था, कोर्ट ने यह भी डिटरमाइन करना है। सिर्फ इस वजह से दावे को डिफीट नहीं किया जा सकता कि जी फलां बंदे को शामिल नहीं किया था, उसको शामिल करना था तो लिहाजा अब आपका दावा जो है नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाता है। रूल 10, सूट इन नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ। आमतौर पर हम 110 की एप्लीकेशन देते हैं जहां पर नाम गलत आ जाए, किसी का नाम गलत लिखा जाए, किसी को शामिल करना था ना किया जाए, या जिसको शामिल करना था उसके नाम का नहीं पता तो गलत नाम आ गया, तो ऐसी सूरत में हम 110 की एप्लीकेशन दावे के अंदर देते हैं। अब बेसिकली इसी सीरीज के अंदर मैं आपको एप्लीकेशन देना भी सिखाऊंगा कि दौराने दावा एक प्रोसीडिंग के अंदर आपने एप्लीकेशन देनी कैसे है, मतलब 110 की एप्लीकेशन कैसे देनी है, 711 की एप्लीकेशन कैसे देनी है, 19 की एप्लीकेशन कैसे देनी है, 24 की एप्लीकेशन कैसे देनी है, 30(2) की एप्लीकेशन आपने कैसे देनी है। तो ऑर्डर्स और रूल्स की जो एप्लीकेशन है वो आपने कोर्ट में कैसे देनी है, क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है, ये भी मैं आपको बहुत जल्दी इसी सीरीज के अंदर समझाऊंगा। Where a suit has been instituted in the name of the wrong person in plaintiff, or where it is doubtful whether it has been instituted in the name of right plaintiff, जहां पर बतौर प्लेंटिफ गलत नाम दर्ज हो जाए, या जहां पर किसी ऐसे प्लेंटिफ का नाम आ जाए जो कि तो रॉन्ग था या डाउटफुल था कि ये नाम इसका है या नहीं है। इन इट हैज बीन इन द इंस्टीट्यूट ऑफ राइट प्लेंटिफ, द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द सूट इज नेसेसरी ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ रियल मैटर इज डिस्प्यूट, सो टू डू order any person to be constitute add plaintiff such terms as court think just। कोर्ट को लगे अगर ये बोनाफाइडी मिस्टेक थी, बदनीति पर मबनी गलती नहीं थी, गलती से हो गया, अब मिस्टेक स्पेलिंग गलत हो गए, तो कोर्ट इसकी परमिशन दे सकती है कि इसको ऐड किया जा सकता है, नए प्लेंटिफ को अमेंडमेंट की जा सकती है, सब्स्टिट्यूट ऑल्टरनेटिव्स की जगह पर किसी का लिखा जा सकता है। कोर्ट में स्ट्राइक आउट और ऐड पार्टीज। द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग एदर अपॉन और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ डेड पार्टीज and on such term as may proper the court to just order that name of any party improperly joined, whether the plaintiff or defendant he be struck out, and that the name of person ought has been joined, whether the plaintiff or defendant or whose presence before the court may be necessary in order to enable court effectively and completely। कोर्ट दौरान प्रोसीडिंग कोई भी ऐसा ऑर्डर दे सकती है जो कानून के मुताबिक हो, जहां पर किसी की नाम की अमेंडमेंट करनी है, प्लेंटिफ की, डिफेंडेंट की, या किसी प्रॉपर पार्टी को, नेसेसरी पार्टी को, एक्चुअल पार्टी को रखना था, नहीं रखा गया। प्रॉपर और नेसेसरी क्या है वो मैं अभी आके चल के आपको बताता हूं, और उनकी आपको एक डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा, उसको भी लिख लीजिएगा। कोर्ट ऐसा ऑर्डर दे सकती है कि इस नेसेसरी पार्टी को, इस प्रॉपर पार्टी को, इस एक्चुअल पार्टी को आप साथ में ऐड करें, ताकि जिसके बगैर दावा नहीं चल सकता या जिसकी वजह से दावे को आगे इंप्लीमेंट नहीं करवाया जा सकता। सब रूल 3, नो पर्सन शैल बी एडेड। कोई भी शख्स ऐड नहीं होगा, शामिल नहीं होगा एज ए प्लेंटिफ, बतौर प्लेंटिफ सुइंग विदाउट अ नेक्स्ट फ्रेंड। नेक्स्ट फ्रेंड की इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर जो मायने होते हैं वो एक लीगल एडवाइजर के होते हैं, यानी कि आपका काउंसिल वकील, और एज अ एक्सटेंड नेक्स्ट फ्रेंड। ना ही किसी नेक्स्ट फ्रेंड की वजह से कोई नया, ना ही किसी नेक्स्ट फ्रेंड को इन्फॉर्म किए बगैर किसी नए प्लेंटिफ को ऐड किया जा सकता है, और ना ही कोई नेक्स्ट फ्रेंड नया वकील वहां पर आ सकता है जब तक प्लेंटिफ की कंसेंट नहीं होगी, या विदाउट उसकी कंसेंट, ये उसकी प्लेंटिफ की कंसेंट इसके अंदर लेना जरूरी है। सब रूल 4, वेयर डिफेंडेंट ऐड अमेड द प्लेंट, वेयर द डिफेंडेंट इज एडेड द प्लेंट शैल अनलेस कोर्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड। जब तक कि कोर्ट कुछ और ना इसके ऊपर डायरेक्शन दे दे, बी अमेड इन सच मैनर एज मे बी नेसेसरी। वो अमेड कर सकता है जो जरूरी हो, ऐसे मैनर्स को, किसी चीज़ को अमेंडमेंट करनी है, उसके अंदर कुछ नया ऐड करना है, इंक्लूड करना है, नई एप्लीकेशन देनी है। एंड अमेडेड कॉपीज ऑफ द समन ऑफ द प्लेंट शैल बी सर्व
ऑन अ न्यू डिफेंडेंट, जो नए डिफेंडेंट आ रहे हैं उनको और इस केस की तमाम पार्टीज को समन के थ्रू जो भी आपने अमेंडमेंट की है वो देना जरूरी है। Subject to this provision of Limitation Act 1877, Section 22, the proceeding as against any person as defendant shall be deemed to have begun only on the service of summon। किसी भी शख्स के खिलाफ की जो प्रोसीडिंग स्टार्ट की गई है बतौर डिफेंडेंट, तो यही समझा जाएगा कि ये उसको शुरुआत करवाने के लिए है, बतौर समन इसको सर्विस करवाया गया है। अब आते हैं नेसेसरी एंड प्रॉपर पार्टीज के ऊपर। इसकी थोड़ी सी वर्डिंग अगर आप लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। नेसेसरी पार्टी आर दोज पार्टी who ought to have joined as party in whose absence no effective degree can be passed and necessary parties no degree can be passed। ऐसी पार्टी जिनकी गैर मौजूदगी में डिग्री पास ही नहीं हो सकती इफेक्टिव। फॉर एग्जांपल ए ने 9 डायरेक्टर्स के अगेंस्ट दावा करना था, वो दावा कर देता है जी किसी मैनेजर के अगेंस्ट, उन 9 में से किसी एक को या सबको पार्टी नहीं बनाता, तो जिसके अगेंस्ट डायरेक्टली दावा किया जा रहा है डेट इज कॉल्ड अ नेसेसरी पार्टीज, जरूरी पार्टी है जिनके बगैर डिग्री को इफेक्टिव करवाया ही नहीं जा सकता। और प्रॉपर पार्टी हुज प्रेजेंस, जिसकी मौजूदगी में बिफोर द कोर्ट के सामने इज नेसेसरी टू इनेबल इट इफेक्चुअली एंड कंप्लीटली टू एडजुडिकेट प्रोसीडिंग कानूनी अपॉन एंड सेटल ऑल क्वेश्चन इन्वॉल्व इन द सूट आर प्रॉपर पार्टी। प्रॉपर पार्टी ऐसी पार्टी जिसकी मौजूदगी में कोर्ट तमाम क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकती है, एडजुडिकेट कर सकती है, मामले को अकॉर्डिंग लॉ चला सकती है। फॉर एग्जांपल ए ने बी के खिलाफ दावा किया, उसके साथ ए ने लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, एलडीए के डिपार्टमेंट को, रेवेन्यू के डिपार्टमेंट को, एफआईए के डिपार्टमेंट को या किसी और डिपार्टमेंट को या किसी और पर्सन को भी पार्टी बनाया जाता है। तो जहां पर कोर्ट जब उस दावे को एग्जीक्यूशन की तरफ लेकर जाती है, दावा जजमेंट देने के बाद जब उसकी एग्जीक्यूट करवाती है, तो बेसिकली वो डिपार्टमेंट उसकी एग्जीक्यूट करवाता है, डेट इज कॉल्ड अ प्रॉपर पार्टी। या किसी ऐसे डिपार्टमेंट को पार्टी बनाया गया है जिससे रिकॉर्ड तलब करवाना है, जिससे कुछ मंगवाना है, जिस रिकॉर्ड की रोशनी में कोर्ट फैसला करेगी, डेट इज आल्सो कॉल्ड अ प्रॉपर पार्टी। तो ऐसी पार्टीज जो कोर्ट के लिए मुआवन साबित हो रही हैं उस केस की एडजुडिकेशन को फुलफिलमेंट करने के लिए, डेट इज कॉल्ड अ प्रॉपर पार्टी। और एक्चुअल पार्टी जो दरअसल में खुद एक पार्टी है जिसके साथ ग्रीवियंस हुआ है, जिसने रेड्रेसल लेनी, तो डेट इज कॉल्ड अ एक्चुअल पार्टी। और नेसेसरी पार्टी के अंदर भी जिसके अगेंस्ट फैसला आया वो भी एक्चुअल पार्टी कहलाती है। लेक्चर इज कंप्लीट। दोबारा हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अस्सलाम।